हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैब। माई सेल्फ पूजा। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो है कि बात किया था, जब हमने उसको ख़त्म करने लगी थी तो मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं जंतु विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि हम जंतु विज्ञान के हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री में जंतु विज्ञान में क्या हुआ था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, कब क्या हुआ था, तब जो है कि जंतु विज्ञान का जन्म हुआ। और हमने जाना और समझा कि जंतु विज्ञान का अब तक जो भी काम हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, हमारी हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई हैं जंतु विज्ञान से रिलेटेड, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। तो हमने ये अगर हम संक्षिप्त इतिहास की बात करें, यानी कि हम शॉर्ट वे में जानेंगे कि इसका हिस्ट्री या फिर इसका इतिहास कैसे रहा है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम से। तो जो हमारा प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राचीन प्रागैतिहासिक जो काल था, उसमें जो है जितने भी ह्यूमन बीइंग होते थे, या फिर हम कह सकते हैं जंतु थे, जंतु का तो नहीं कह सकते, एक मानव ही ऐसा जो है कि प्राणी है इस पृथ्वी पर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है कि रुचि होती थी, यानी क्यूरियोसिटी होती थी चीज़ों को जानने की, समझने की। वो क्यों हुई? क्योंकि जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें भूख लगती है, उन्हें सर्दी गर्मी का एहसास होता है, उससे वो कैसे बचेंगे, बहुत ज़्यादा धूप से कैसे बचेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से कैसे बचेंगे, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगेगी तो उसमें भीग जाने के बाद उनको बीमारी हो जाएगी या फिर वो बीमार पड़ जाएंगे, तो उन्हें छाँव की ज़रूरत महसूस हुई। इसलिए उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि हम क्या कैसे करें कि हमें एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाए अपनी लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए। ठीक है, तो ये मानव के अंदर ही हुआ। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल लिविंग बीइंग होते हैं, यानी कि जंतु होते हैं, वो भी छाँव ढूंढते हैं। तो लेकिन जो विकास हुआ है वो सबसे ज़्यादा मनुष्य में हुआ है। तो अगर हम प्राचीन काल से ही बात करेंगे, जब मानव जो है कि आदि मानव जैसे हम कहते हैं कि उस पीरियड में था, तो कैसे कैसे उसके अंदर जो अभिरुचि, जो जिज्ञासा जो पैदा हुई, कैसे उसको वो साइंस की तरफ ले गया, अपने इस रुचि को, अपनी क्यूरियोसिटी को कैसे वो साइंस की तरफ ले गया, कैसे वो साइंस की तरफ मुड़ा, कैसे उसने जाना कि हाँ जंतु विज्ञान जैसा कुछ है भी। ठीक है, तो जो हमारा प्राचीन मानव था वो क्या करता था, उसकी रुचि किस में होगी? सबसे पहले जो कुछ नहीं जानता है, जैसे हम जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, छोटे होते हैं, तो हम सबसे पहले क्या जानते हैं? उसके बेसिक को जानते हैं। तो ऐसे ही मानव भी था जो जिसने जो है कि सबसे पहले अपने भोजन के बारे में सोचा। हमें क्या सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर भोजन ना मिले तो क्या हम जी सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले उसने अपने भोजन के बारे में सोचा। तो वो क्या किया कि वो अपने भूख को कैसे मिटा सके, कैसे उसको जो कि पूरा कर सके। तो उसने क्या किया, उसने जो पेड़ पौधे वो जो खाता था, उनसे जो उन्हें मिलता भी था, तो उसने क्या किया, अपने भोजन के लिए वो दूसरे जंतुओं को मारने लगा। ठीक है, मार के उनका जो मांस होता था वो खाने लगा। उसके बाद उसने पेड़ की तरफ रुख किया कि नहीं, हमें केवल जंतुओं से ही नहीं, हमें पेड़ पौधों से भी बहुत सारी चीज़ें खाने पीने को मिल सकती हैं। तो जब हम जंतु विज्ञान की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या जो आदिमानव था वो क्या सोचा, उसने दूसरे जंतुओं को मार कर खाना स्टार्ट किया। ठीक है, और जो प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें देखकर उसे लगा कि वो जो है कि इन चीज़ों से अपने लिए कुछ उपयोगी वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और उस चीज़ में भी उसको रुचि होने लगी जो उसके लिए हानिकारक एवं खतरनाक थी, जैसे कि जंगली जानवर। तो जंगली जानवरों को मार के खाता तो था, लेकिन वो ये धीरे धीरे ये भी समझ गया कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो उसके लिए हानिकारक हैं और ख़तरनाक हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज था किसी चीज़ को समझने का, वो सबसे पहले क्या था कि हम अपनी भूख को शांत करेंगे। भूख को शांत करेंगे, तो वो भूख को शांत करने के लिए क्या किया, उसने दूसरे जंतु को मारना स्टार्ट किया और उसका मीट जो है वो खाना स्टार्ट किया। फिर जो उसके आसपास इन्वामेंट में और भी सारी चीज़ें थी, जो उसे लगा कि हाँ इन चीज़ों से भी हमें जो है कि उपयोगी वस्तुएं हमारे लिए मिल सकती हैं, उसका भी उसने उपयोग किया।
ठीक है। और उसने साथ ही साथ इन सब चीज़ों को भी जाना जो उसके लिए हानिकारक और ख़तरनाक थी। तो उसकी रुचि सबसे पहले अपने से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड चीज़ों की तरफ गई, जो उसके लिए हानिकारक थी वो भी, और जो उसके लिए उपयोगी थी वो भी। तो धीरे धीरे अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ अगर बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे उस मानव में क्या था कि संस्कृति एवं सभ्यता का उदय होने लगा। यानी कि उसके कल्चर में जो ये नेचुरल चीज़ें थी या फिर जिससे वो कनेक्ट था, वो उसको एक अपनी संस्कृति या फिर अपनी सभ्यता में वो कन्वर्ट करने लगा। तो यहीं से मानव का विकास हुआ और वो जो है कि सामाजिक होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो जब मानव सामाजिक होना स्टार्ट कर दिया, तो उसके अंदर धर्म या फिर उपचार या फिर कला, इन सब के लिए भी उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई। और जब इन सब चीज़ों के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई, जैसे कि हम क्या जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक पीरियड में था कि जो गाय होती थी उसको बहुत ही बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता था। गाय को बहुत देवतुल्य समझा जाता था। तो जो जंतु क्या हुआ, वो मानव के मतलब कल्चर से, यानी कि ह्यूमन के कल्चर से वो कनेक्ट हुआ। तो जो जीव जंतु थे वो मानव के कल्चर यानी कि उसके सामाजिक जीवन का हिस्सा बनने लगे। तब उसने अपनी संस्कृति और सभ्यता में जंतुओं का भी समावेश करने लगा। ठीक है। फिर उसने क्या किया, जो उसके अंदर कला, जब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ने लगी, उसका विकास होने लगा, तो उसके अंदर कला भी आने लगी, उसके अंदर कला का जो है कि समावेश होने लगा। तो उसने क्या किया, जो प्राचीन काल में जो गुफाएं होती थी उनकी दीवारों पर या फिर कलाकारी करके या फिर चित्र बना के, वो चाहे जंतुओं का बनाए या पेड़ पौधों का बनाए, अपने से ही रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों को वो जो है कि बनाने लगा। तो उसने दीवारों पर बनाया, गुफा की दीवारों पर मिट्टी के बर्तनों आदि पर जंतुओं के चित्र बनाते थे। अब ये देखिए धीरे धीरे जो आदिमानव था वो किससे कनेक्ट होने लगा, जंतुओं से कनेक्ट होने लगा, नेचर से कनेक्ट होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्राचीन काल में यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व यानी कि 1500 बीसी में मिस्रवासी जंतुओं के अंगों एवं मल आदि का उपयोग विविध प्रकार के रोगों का उपचार करने के लिए करते थे। यानी कि ये क्या करते थे, इनको लगता था कि हाँ उनको कोई बीमारी हुई है या फिर कुछ हुआ है, तो जो उनके अंदर जिज्ञासा थी वो उनको उस तरफ ले गई। जो जंतुओं के अंग थे या फिर मल थे उनका वो उपयोग करने लगा अपने रोगों के उपचार करने के लिए। तो ये सब कहाँ हुआ, ये हुआ था मिस्र में 1500 ईस्वी पूर्व। ये मिस्र में, ये हम मिस्र की बात कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो प्राचीन काल ग्रीस देश के कई दार्शनिक यानी कि फिलोसफर थे जिन्होंने जीवों के बारे में लिखा। कहाँ के लोगों ने, ग्रीस देश के लोगों ने। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जिस जंतु विज्ञान पर अपना काम किया, जंतुओं पर काम किया। उसके बहुत बाद जंतु विज्ञान हमने जाना कि जंतु विज्ञान कोई सब्जेक्ट है या फिर कुछ है। तो ये सब इन्होंने ये सोच के नहीं किया था कि वो साइंस पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये सोच के किया था कि वो किस तरीके से उनके लिए बेनिफिशियल होगा, किस तरह से उनके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है। फिर जंतु विज्ञान पे हमारा जो प्रथम लेख था वो कहाँ पे लिखा गया, वो लिखा गया ग्रीस में। ग्रीस में कुछ 5वीं सदी में ये चिकित्सा पर एक ग्रंथ था। उसमें प्रथम बार यानी कि पहली बार फर्स्ट टाइम जंतु विज्ञान के बारे में प्रथम लेख लिखा गया। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मेंशन की गई या फिर बताया गया कि ऐसे कुछ हैं। तो उसमें क्या, किन चीज़ों के बारे में बताया गया, उसमें बताया गया खाने योग्य जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो ग्रीस देश था उसमें जो है कि कुछ फिलोसफर्स थे, उन्होंने वर्णन किया 5वीं सदी में उन्होंने एक चिकित्सा ग्रंथ बनाया और उसमें उन्होंने कुछ जंतुओं का वर्णन किया। वो भी किन जंतुओं का वर्णन किया, जो उनके लिए खाने योग्य था। ठीक है। यानी कि ये जंतु हमारे लिए योग्य है, इनको हम खा सकते हैं। फिर आगे चल के 460 से 370 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में हिप्पोक्रेटस ने हमें बताया कि इन्होंने बताया क्या, इन्होंने रोगों के बारे में बताया, इन्होंने डिजीज़ के बारे में बताया, मानव डिजीज़ के बारे में बताया और इस पर अपना कुछ जो है कि लेख लिखे। और इसीलिए इनके इस
काम की वजह से, इनके इस काम की वजह से जो चिकित्सा शास्त्र है उसमें जो है कि जितने भी डॉक्टर्स अभी भी मतलब डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको आज भी इनका जो है कि शपथ दिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जो प्रथम लेख लिखा था वो रोगों पर लिखा था। वो किन रोगों के बारे में? जो मानव से रिलेटेड थे। इसीलिए इनको जो है कि फादर ऑफ क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हॉस्पिटैलिटी हम कह सकते हैं, कहा जा सकता है। कहा जा सकता है नहीं, कहा जाता है। तो हिपोक्रेटस ये जो साइंटिस्ट थे या फिर हम कह सकते हैं फिलोसोफर थे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनका नाम बहुत याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने प्रथम बार मानव रोगों के बारे में लेख लिखा था। इन्होंने बताया था कि जो मानव है उसके अंदर जितनी भी बीमारियां, जितना ये समझ पाए थे, जितना ये जान पाए थे, उसके बारे में इन्होंने लिखा था। तो इसीलिए चिकित्सा शास्त्र के जितने भी विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको आज भी ये शपथ दिलाई जाती है इन्हीं के नाम पर। ठीक, आगे चल के फिर एरिस्टोटल जो कि 384 से 322 BC में इनका टाइम पीरियड रहा है। इन्होंने एक 500 पृष्ठ की पुस्तक लिखी जो 9 भागों में छपी थी, और वो उस पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये बुक का जो है कि नाम बिल्कुल याद होना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल इसको, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इनके बुक का नाम पूछा जाता है। तो इन्होंने क्या अपने बुक में किन चीज़ों का मेंशन किया? इन्होंने मेंशन किया 500 जंतुओं की रचना के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनका वर्गीकरण किया, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, और साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि जो मुर्गी होती है उसके अंडों में जो भ्रूणी विकास यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसका वर्णन इन्होंने किया। दैट्स वाई हम इन्हें क्या फादर ऑफ साइंस या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। तो एरिस्टोटल, हिपोक्रेटस, these two scientists are very important for the biology student। ठीक है, फिर धीरे धीरे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ती गईं, तो हमारी जो पौराणिक जो है कि ग्रंथ थे, पौराणिक ग्रंथ यानी कि पौराणिक हिंदू ग्रंथ या धर्म ग्रंथ, वेद जो कि 25 ईस्वी पूर्व के हैं यानी कि AD के हैं, उनमें भी जो है कि बहुत सारे जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में बताया गया। फिर चाहे वो हमारा उपनिषद हो, रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी मतलब पौराणिक जितनी भी हमारे बुक हैं, सब में कुछ न कुछ जीवों के बारे में मेंशन किया गया है, बताया गया है। फिर इसके बाद ईसा के बाद एक प्लिनी नामक जो है कि दार्शनिक थे। इनका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 379 ईस्वी यानी AD के दौरान का है। इन्होंने 37 भागों में प्रकृति विज्ञान यानी कि नेचुरल हिस्ट्री नामक एक बृहद ग्रंथ लिखा था। ठीक, इन्होंने प्रकृति विज्ञान, तो प्लिनी को वो जब आप याद करेंगे तो आप कैसे याद करेंगे कि इन्होंने प्रकृति विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस पर जो है कि काम किया था, उसके बारे में इन्होंने बताया था और एक ग्रंथ लिखा, और इस बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद जो है कि गैलन को हम किस लिए जानते हैं? गैलन को हम जानते हैं, इन्होंने जंतुओं के अंतरांगों की कार्यकी पर अध्ययन किया, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जंतुओं के अंदर, उनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। दैट्स वाई हम इन्हें जो है कि प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता यानी कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी भी कहते हैं। तो प्लिनी, गैलन एंड एरिस्टोटल, हिपोक्रेटस, लैमार्क एंड वन साइंटिस्ट जो एक और हैं, उनको भी जो है कि आप बिल्कुल अपने टिप ऑफ टंग पे रखेंगे कि इनका भी नाम आपको याद, ट्रेविरानस, यस, ट्रेविरानस एंड लैमार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद होना चाहिए इन सारे साइंटिस्ट का नेम, प्लस इन्होंने क्या योगदान दिया है साइंस में, वो भी बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि इन सब पे ही बहुत ही जो है कि पेट क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में। तो चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो या फिर आपका जो है कि नीट का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो वनडे एग्ज़ाम आते हैं, बैंक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सब में जो है कि इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके योगदान के बारे में या फिर इनके बुक के बारे में पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ तक गैलन के टाइम तक जो है कि साइंस पर यानी कि जंतु यानी कि जूलॉजी पर बहुत सारा काम हुआ। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया
कि जब बिल्कुल जो है कि काम नहीं हुआ, जो है कि साइंस पर, या फिर हम कह सकते हैं कि जूलॉजी पर बिल्कुल काम नहीं हुआ, 1000 वर्षों तक विज्ञान में प्रगति नहीं वरन अवनति हुई। अवनति का मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ जाना, यानी कि कोई भी विकास ना होना। तो इसे हम क्या कहते हैं, डार्क एज कहते हैं। जब जो है कि कोई काम नहीं हुआ है साइंस पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, डार्क एज कहते हैं। तो उसके बाद लगभग 13वीं सदी में जब ये डार्क एज ख़त्म हुआ, उसके बाद 13वीं सदी में एल्बर्ट मैग्नस नाम के एक फिलोसफर यानी कि साइंटिस्ट थे। उन्हें इनका जो टाइम पीरियड था वो 1200 से 1280 तक था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑन एनिमल्स पर, और इन्हीं के जो है कि काम के दौरान से हम कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण शुरू हुआ जंतु विज्ञान का। यानी कि फिर उसके बाद फिर जंतु विज्ञान पर काम होने लगे। तो जो डार्क एज था उसके बाद सबसे पहले जिसने काम किया था जंतु विज्ञान पे वो थे एल्बर्ट मैग्नस। तो एल्बर्ट मैग्नस का नाम आपको पुनर्जागरण से रिलेट करके याद करना होगा कि इन्हीं के काम के बाद से ही जंतु विज्ञान पर फिर से काम करना स्टार्ट हो गया। फिर 16वीं शताब्दी आई, उसमें जो है कि हमारी सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। और इस सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद से जितने भी वैज्ञानिक थे या फिर साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत ही डिटेल में जंतुओं के अध्ययन के बारे में जो है कि काम शुरू कर दिया। तो और बहुत ही अच्छे अच्छे काम हुए माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो बहुत ही यूनिक थे, जिनका काम बहुत ही यूनिक है, जिससे जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी में जो विकास हुआ है, जो काम हम अभी पढ़ रहे हैं अपने बुकों में, जो जितने साइंटिस्ट ने काम किया, तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका काम बिल्कुल हम कह सकते हैं इनक्रेडिबल था जो है कि जूलॉजी में। तो इन कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि इनका काम क्या था और कैसे कैसे हमारे जूलॉजी में चीज़ों का जो है कि विकास हुआ। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो एंड्रियस वेसेलियस हैं। जो एंड्रियस साइंटिस्ट हैं, ये इनका जो टाइम पीरियड था वो 1514 से 1564 एडी का था, यानी कि ईस्वी का था। अब इनका जो अध्ययन था वो क्या था, मानव शरीर की रचना का प्रयोगात्मक अध्ययन इन्होंने किया था। यानी कि इनका जो अध्ययन था वो एक्सपेरिमेंटल था। एंड्रियस वेसेलियस 1514 से 1564, ठीक। तो इनका जो काम था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया था मानव शरीर की रचना का प्रयोगात्मक अध्ययन। तो 1543 में इनकी जो है कि एक बुक आई जो किस पे थी, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन जब आपके दिमाग में इस साइंटिस्ट का या फिर ये कहीं से इनका नाम आपके कानों में पड़ा, एंड्रियस वेसेलियस, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मानव शरीर की रचना का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। और इनकी जो बुक थी वो 1543 में आई थी, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दैट्स वाई, क्योंकि इन्होंने मानव शरीर की रचना का प्रयोगात्मक अध्ययन किया, दैट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है जब हम आंतरिक चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज़ के जब आंतरिक यानी कि इंटरनल ऑर्गन या इंटरनल चीज़ों के बारे में हम जानते हैं तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी, आंतरिक चीज़ों का अध्ययन। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। जहाँ पे मॉडर्न एनाटॉमी की बात आएगी वहाँ आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए द एंड्रियस वेसेलियस जो साइंटिस्ट थे वो किससे रिलेटेड थे, एनाटॉमी से। तो हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, आधुनिक शारीरिकी के जनक के बारे में जनक हम इनको कहते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे अपने सेकंड साइंटिस्ट के बारे में, वो हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे का नाम जो है कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है जूलॉजी में या फिर हम कह सकते हैं जंतु विज्ञान में। क्यों? क्योंकि इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र पर काम किया था, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। और इन्होंने कब बताया था, ये 1628 में इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया था और बताया था कि जो ब्लड का काम होता है वो कैसे होता है। इन्होंने ब्लड पे बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और इसके डिटेल हमें बताए। और इनका जो अध्ययन था वो एम ही नहीं था, ये था प्रयोगात्मक, यानी उन्होंने प्रयोग एक्सपेरिमेंट कर करके हमें सारी चीज़ें बताई कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड क्या होता है, रेड सेल्स क्या होती हैं,
तो इन्होंने बताया कैसे बॉडी में ब्लड जो है कि सर्कुलेट करता है, ये सारी चीज़ें विलियम हार्वे ने हमें बताई। और जो थर्ड साइंटिस्ट हैं वो हैं आपके जेकेरियस जेनसन। जेकेरियस जेनसन एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, और वो कैसा माइक्रोस्कोप था, वो था कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। और इनका काम इन्होंने अकेले ये नहीं किया था, ये अपने पिता के साथ हॉन्स जेनसन के साथ इन्होंने ये काम किया। इनके इस काम से भी जो है कि जूलॉजी या फिर हम इनका जो सूक्ष्मदर्शी जो इन्होंने बनाया उसका बॉटनी में भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है। तो इस माइक्रोस्कोप की सहायता से हम बहुत सारी चीज़ें, आज ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, साइंटिस्ट इस पर इसके प्रयोग से बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, फिर चाहे वो बॉटनी से हो या फिर जूलॉजी से। तो जेकेरियस जेनसन एंड हॉन्स जेनसन ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें क्या दिया, हमें दिया संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। तो आज के लिए बस हम जूलॉजी में इतना पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जानेंगे। तो जितने भी साइंटिस्ट के बारे में हमने 2-3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा हिस्ट्री के बारे में, जूलॉजी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, क्या जो है कि कहीं कुछ कमी हो तो आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए, और इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरों लोगों को भी इससे मदद मिल सके, खासकर जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनको। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।